हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी यानी कि बाल विकास से लिया है, जो कि भाषा यानी कि लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, हर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक से या दो नंबर के क्वेश्चन आपको हर सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि हर ईयर यानी कि हर जितने भी एग्जाम आए हैं 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, सभी में आपको भाषा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी हम करेंगे। अभी जो हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं वो हम कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब तक हम कंटेंट क्लियर नहीं करेंगे, कंटेंट को नहीं देखेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपको नहीं समझ में आएंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंटेंट देखना होगा। ठीक है, आप कंटेंट सारे टॉपिक का वन बाय वन सारे कंटेंट जितने भी हैं आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप उसमें आंसर कर पाएंगे, तब आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और जब तक आप कंटेंट नहीं करेंगे तब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा पाएंगे। तो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम कंटेंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, अपने बातों एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना या अपने जो भाव है, विचार है, अपनी जो बातें हैं उनको दूसरों से शेयर करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, अब भाषा के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ लैंग्वेज की, तो भाषा जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, भाषा तीन प्रकार से होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीन भाषा होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें मौखिक भाषा की। क्या होते हैं मौखिक भाषा? तो अपने विचारों को बोलकर आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, अपने विचार, अगर जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं किसी दूसरे से, उनको हम बोलकर जब व्यक्त करते हैं तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। ठीक है, बात करें लिखित भाषा की, तो अपने विचारों को लिख कर दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पहले, बहुत समय पहले, अब तो नहीं होता, पहले लोग लेटर लिखते थे एक दूसरे के लिए, तब फोन नहीं हुआ करते थे, तो जो लेटर में अपने बातों को व्यक्त करते थे, अपने बातों को लिख कर पहुंचाते थे, तो वो होता है लिखित भाषा। ठीक है, जो लिख कर व्यक्त की जाए, अपने विचारों को, अपने भावों को जो लिख कर व्यक्त किया जाए वो होता है लिखित भाषा। ठीक है, बात करें सांकेतिक भाषा की, तो अपने बातों एवं विचारों को संकेतों एवं चिन्हों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा आपको वहां देखने को मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, तो वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, और छोटे बच्चे भी होते हैं, कभी कभी वो कई सारी जब नहीं बोल पाते तो संकेत करते हैं, और वो संकेतों के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, बात करें भाषा के क्रम की, तो भाषा का जो क्रम है उसमें मनोवैज्ञानिक क्रम और मनोवैज्ञानिक क्रम एक होता है, दूसरा होता है मॉन्टेस्की क्रम। ये दो प्रकार से भाषा के क्रम माने गए हैं। तो बात करें अगर मनोवैज्ञानिक क्रम की, तो मनोवैज्ञानिक क्रम में जो है वो सुनना, बोलना, यानी सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, और पढ़ना और लिखना, ये चार प्रकार के क्रम जो भाषा के क्रम है ये मनोवैज्ञानिक क्रम माने जाते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना को अगर हम बिल्कुल सिंपली अगर देखें ट्रिक के माध्यम से, तो इसको हम एल से व्यक्त करेंगे, और बोलना को एस से व्यक्त करेंगे, पढ़ना को आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और लिखना को डब्लू से व्यक्त करेंगे। ठीक है, लिखना को डब्लू से। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो होगा एल एस आर डब्लू, एल एस आर डब्लू, ये जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भाषा के क्रम है। ठीक है, एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग और डब्लू फॉर राइटिंग, ये होते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम। ठीक है, बात करें अगर मॉन्टेसरी क्रम की,
तो इनका जो भाषा का क्रम है वो है लिसनिंग यानी कि सुनना, ठीक है, जिसको हम यस से व्यक्त करेंगे। बोलना यानी कि स्पीकिंग, सॉरी इसका एल से करेंगे, ठीक है। सुनना का एल, लिसनिंग को एल से व्यक्त करेंगे। बोलना यानी स्पीकिंग को एस से व्यक्त करेंगे। लिखना डब्लू से और पढ़ना आर से, रीडिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा LSWR, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे याद करना चाहें तो LSWR हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट है, यहाँ पे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना आएगा, ठीक है। ये होगा मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम, ठीक है। बात करें चौमस्की का, तो चौमस्की बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं भाषा, जहाँ पे बात भाषा की होती है, ठीक है। तो चौमस्की आपको हिंदी, इंग्लिश, अगर सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में चौमस्की आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसमें भी चौमस्की पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका हिंदी में तो पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछा जाता है, और इंग्लिश में अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में, और सेकंड ये है जो सीडीपी में तो आते ही है, ठीक है। चौमस्की तो चौमस्की छोड़ते नहीं है, हर जगह आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भाषा को जन्मजात माना है, ठीक है। चौमस्की कहते हैं कि चौमस्की भाषा को जन्मजात मानते हैं। इनका मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ सीखते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा की जो भावना होती है, भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। जन्म से ही बच्चे जो है सीखना शुरू कर देते हैं, उनमें क्षमता होती है सीखने की, ठीक है। जैसे कि क्रंदन यानी कि जो रोते हैं वो बच्चे बचपन में ही जब जन्म लेते हैं उसके बाद ही रोना शुरू कर देते हैं। और संकेत करना भी कुछ दिनों के बाद वो करने लगते हैं, संकेतों को समझने लगते हैं। तो ये चौमस्की जी मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाषा की भावना होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा के रूप यानी कि भाषा के भाग। तो भाषा के जो भाग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। भाषा 4 प्रकार की होती है। पहला है स्वर्निम, दूसरा है रूपिम, तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। ये 4 प्रकार की भाषा माने जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्वर्निम, रूपिम ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, और वाक्य विन्यास और विन्यास तो एक कम आते हैं, बट ये 2 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। बात करें स्वनिम की, तो जो स्वनिम है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई या इकाई वर्ड या स्वनिम कहलाती है, ठीक है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ड या तो स्वनिम कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे वर्ड भी कहा जाता है, और सेकेंड लैंग्वेज सेकेंड नाम अगर देखा जाए तो उसे स्वनिम भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी भाषा में यानी कि कभी हिंदी या संस्कृत में ये पूछ लिया जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अगर वहां पर वर्ड है स्वनिम नहीं है तो वो वर्ड होगा, और अगर वर्ड है स्वनिम है तो आप जैसे ऑप्शन होगा बस उसके थ्रू लगाइएगा, ठीक है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड या तो स्वनिम कहलाती है, ठीक है, जो छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है जैसे कि अगर हम बात करें कि जो वर्ड है सबसे छोटी, तो जो ये का, खा, गा, चा, ता, ना यानी कि जो भी ये एक एक वर्ड वाले हैं, ये जो है सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड की, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड है, ये शब्द नहीं कहे जाएंगे, ये वर्ड माने जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर रूपिम की, तो जो शब्द का सबसे छोटा रूप है वो रूपिम कहलाता है। जो शब्द का सबसे छोटा रूप यानी जो शब्द होते हैं कई अक्षर मिला के कई वर्ड मिला के जो बनाए जाते हैं वो शब्द होते हैं, ठीक है। तो जैसे किताब, पेन आदि ये सब जो है रूपिम कहलाएंगे, ठीक है। ये जो है ये हो जाएगा वर्ड की सबसे छोटी का स्वनिम हो जाएगी, और ये हो जाएगी रूपिम, ठीक है। बात करें वाक्य विन्यास की, तो भाषा का प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें वाक्य विन्यास कहते हैं, ठीक है। भाषा जैसे कि कोई भी भाषा है उसका हम अगर प्रयोग करते हैं या सीखते हैं तो उसमें कई सारे नियम होते हैं, ठीक है, व्याकरण होते हैं। तो उन व्याकरणों को या फिर उन नियमों को जानना जो बनाए जाते हैं उन्हें ही वाक्य विन्यास कहा जाता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये एक प्रकार का कारक है, ठीक है, जो कि वाक्य बनाने में यूज होता है, तो ये एक वाक्य विन्यास कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ विन्यास। वाक्य विन्यास में जिस वाक्य का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। वाक्य विन्यास यानी कि जो सेंटेंस हो, जो सेंटेंस बनाया जाए उसमें जितने भी वाक्य उसका अर्थ सही हो, यानी कि जो एक वाक्य बनाया जाए उसमें जितना
भी लिखा हो, जो भी लिखा हो वो सही होना चाहिए, उसके सारे शब्द सही होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इधर से उधर हो, पढ़ने में समझ में ना आए, वो सारी चीजें नहीं, एकदम सटीक होनी चाहिए, सही लिखा होना चाहिए, उसका सही अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। तो जैसे कि राम के पास एक घड़ी है, इसमें लग रहा है कि हाँ राम के पास एक घड़ी है, तो ये एक तरह से इसका जो अर्थ है वो सही निकल रहा है कि राम के पास एक घड़ी है। सेकंड आप देखेंगे कि राम के पास है एक घड़ी, इसमें कोई सेंटेंस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है कि राम के पास है एक घड़ी, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये सही है। इसका मतलब कि जो ये है, ये अर्थ विन्यास, इस जो एग्जाम्पल में अर्थ विन्यास आपको देखने को मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये जो है टोटल ये हो गए अब भाषा के बारे में बात पूरी, ठीक है। भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको इतने से ही देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इतना ये है, इतने में ही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोर्टफोलियो से, ठीक है। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हर स्कूल कॉलेजेस में यूज किया जाता है, तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। बात करें पोर्टफोलियो की, तो जो पोर्टफोलियो है एक प्रकार की फाइल होती है, ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध तरीके से जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है, ठीक है। अर्थात किसी बालक के जीवन की क्या उपलब्धियां और क्या कमियां हैं, इन सब की जानकारी एक फाइल में लिखकर संजो कर रखी जाती है, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई बालक है, कोई बच्चा है, वो स्कूल गया है, उसने एडमिशन लिया और वो पढ़ाई करने लगा, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद कुछ दिन बाद एक अध्यापक एक फाइल तैयार करता है, जिसमें उस बच्चे से रिलेटेड सारी चीजें लिखता है, कि उसका जन्म, उसके फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, टोटल A to Z वो एक उनका एक रिपोर्ट तैयार करता है, पूरी उसके बारे में जितनी भी जानकारी है पूरा एक रिपोर्ट टाइप में बना के तैयार करता है और एक फाइल में लिखता है, ठीक है। तो जो वो फाइल, जिस फाइल में वो सारी चीजें लिखता है, सारी क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति के बारे में यानी बच्चे के बारे में, उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। जब ये पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है एक बच्चे का, सपोज दैट वो कक्षा 2 में है, ठीक है, तो 2 में एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा कक्षा 3 में जाएगा, तो अध्यापक उसका पोर्टफोलियो अगले क्लास के लिए स्थानांतरित कर देते हैं, उसको अपने जो एक उसके क्लास के टीचर होते हैं उनको सौंप देते हैं कि हाँ देख लीजिए ये बालक का पोर्टफोलियो, ताकि उस टीचर को उस बारे में एक नॉलेज हो जाए कि हाँ बच्चा की क्या रुचि है, क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए, कैसी आदत है, उसकी सारी चीजें उसको पता हो जाती, टीचर को पता हो जाती है पोर्टफोलियो के जरिए, ठीक है। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है लिंग यानी कि जेंडर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे, इसके क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे सीटेट के, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जो ये लिंग है यानी कि जो जेंडर है, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। जेंडर जो होता है ये सामाजिक अवधारणा यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट होता है, और जो सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जैविक अवधारणा होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वो क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो जो समाज द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जो समाज के लोग काफी समय से मानते चले आ रहे हैं, उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं, ठीक है। रूढ़िवादिता होता ही है ऐसा जो वर्षों से, कई सालों से, कई पीढ़ियों से चला आता हो, वो होता है रूढ़िवादिता, ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता है, जैसे महिलाओं को घर के काम करना चाहिए और पुरुषों को बाहर के काम करना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता चली आई है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम कर रही हैं, तो इसका मतलब कि महिलाएं घर का ही काम करेंगी, और पुरुष बाहर का कर रहा है तो पुरुष बाहर का ही करेंगे, घर का काम वो नहीं करेंगे, उनका काम घर का नहीं है, ठीक है। ये होता है लैंगिक रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है पुरुष रोते नहीं है, ठीक है। एक रूढ़िवादिता चली आई है कि पुरुष रोते नहीं है, ठीक है।
तो इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता साफ साफ नजर आ रही है कि पुरुष के बारे में बातें हो रही है कि पुरुष रोते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर बाइस यानी कि लिंग पक्षपात यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारे समाज में स्कूल या घर के हमारे समाज में स्कूल या घर में लड़के और लड़कियों में जो अंतर देखने को मिलता है उन्हें हम लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात कह सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें हमारे घर के आसपास, हमारे घर में, हमारे समाज में, यहाँ तक कि स्कूल में भी देखने को मिलती है कि लोग कहीं कहीं कई चीजों में लड़कियों को कहेंगे कि ये काम लड़कियों का नहीं है, ये लड़कों का है। ठीक है, आप लड़की हो ये नहीं कर सकती हो, या फिर आप लड़के हो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जहां पर इन सब चीजों की बात आ जाए, मतलब एक पक्षपात किया जाए लड़के और लड़की में, ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है। ठीक है, वहां पे आपको लिंग पक्षपात यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिलेगा। वहां पे आपको लैंगिक पूर्वाग्रह ही लगाना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसमें लड़के और लड़की में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर लैंगिक पक्षपात यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन में अगर है तो वही सही होगा। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, अगर हम लगाएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक उदाहरण के थ्रू देखते हैं कि जैसे स्कूल में संगीत कार्यक्रम में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक महत्व देना। ठीक है, जैसे कोई भी किसी भी क्लास में संगीत की चीजें हो रही, संगीत सुना जा रहा है या सुनाया जा रहा है, ठीक है, या कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें वहां पे लड़कों को नहीं बोला जाएगा कि आप गाना गाओ, वहां पर लड़कियों को बोला जाएगा कि आप गाना गाइए, आप, क्योंकि लड़कियां गाना गाती हैं, लड़के नहीं गाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेंडर बायस यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह यानी लिंग पक्षपात। ठीक है, सेकंड है घर या समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना। घर में भी हम प्रायः देखते हैं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि ये तो लड़के हैं, लड़कियां कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद वो बाहर चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी। तो वो सारी चीजें आपको घर परिवार में देखने को मिलती है लड़की और लड़कों के बीच में। ठीक है, तो वो होता है लैंगिक पक्षपात। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं लिंग से संबंधित। ठीक है, जेंडर से संबंधित है। इसमें से क्वेश्चन पक्षपात यानी कि जो ये रूढ़िवादिता और ये पक्षपात, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, जेंडर वाइज से आएगा, और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, वो हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की टॉपिक समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आज की टॉपिक समझ में आती है आप सभी को तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस टाइम जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जब कंटेंट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट इधर क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं ये चीजें समझ में नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।